सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नाउ देखो, अब ये एकदम क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम डिफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सोर्सेज, व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, व्हाट इज लिटरेरी सोर्सेज एंड ऑल दैट। नाउ I classified it archaeological sources in 3 main parts and literary sources is, अभी हम पढ़े थे कि sources are of 2 kinds, primary sources and secondary sources। अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि sources के दूसरे टाइप्स आ गए, archaeological source and literary source। तो ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्स के ही डिवीज़न है। प्राइमरी सोर्स ही आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स, दोनों सोर्स जो हैं ये प्राइमरी सोर्स हैं। और ये कैसे हैं और व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स, अभी हम ये सब क्लासिफाई करेंगे। चलो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मीन्स पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व क्या होता है, जो कि हमें ज़मीन के अंदर से खुदाई करके मिला हुआ हो या फिर मोनूमेंट्स वगैरह जो हों, वो सब केस के अंदर आते हैं पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोनूमेंट्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोनूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोनूमेंट्स, पहले तो व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मीन्स जो कि पुरातात्विक अवशेष हैं। अवशेष क्या क्या रहेंगे, जो कि खुदाई से मिले। अब खुदाई से में कोई बुक तो मिलेगी नहीं, क्योंकि बुक तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी बुक, तो बुक तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन में क्या आएगा, क्वाइंस, बिकॉज क्वाइंस तो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे ना। क्वाइंस, ऑर्नामेंट्स एंड स्टैचूज, ग्रेन्स, जो भी अनाज होंगे, क्योंकि अनाज काफ़ी टाइम तक चलते हैं, उनकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चल जाती है कि वो कितने ओल्ड हैं और वो इतने जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। फॉसिल्स, ये सब क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, जो कि ज़मीन के अंदर हैं। अब ज़मीन के अंदर तो ये हो गया ऑर्नामेंट, आर्टिफैक्ट्स एंड ग्रेनरीज, some walls are also under the earth which is found through excavation। और ये तो ज़मीन के अंदर वाली चीज़ें हो गई। अब ज़मीन के ऊपर आर्कियोलॉजिकल सोर्स का क्या मिलेगा, मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स जो हैं जैसे बिल्डिंग्स, फोर्ट्स जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, and so many things which we can get like forts that are called monuments, Lal Killa, Red Fort and all that। Means archaeological remains and monuments is the first part of archaeological source। Second is inscription। Inscription means अभिलेख। अभिलेख अभी हम बताए हैं in our previous slide। okay, in our previous slide here you can see the definition of inscription। Inscription means written records engraved on stones, pillars and walls of monuments। जो कि monuments स्टोन्स, पिलर्स के वॉल्स पे रिटर्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेख। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो कि स्टोन्स, पिलर्स या फिर मोनूमेंट्स के वॉल्स पे जो भी उत्कीर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। ओके, एंड देन थर्ड पार्ट इज ऑफ क्वाइंस। क्वाइंस किसी भी किंग के क्वाइंस हों, वो जहाँ से मिले हों उसे पता चल जाता है कि अब क्वाइंस भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी एक्सकेवेशन से ही मिलते हैं। ऊपर ऊपर तो क्वाइंस बिखरे नहीं रहेंगे, वो एक्सकेवेशन से ही मिलते हैं। और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोनूमेंट्स हो गए फर्स्ट पार्ट। इंस्क्रिप्शन हो गए जो कि पत्थर, दीवारों एंड द वॉल्स ऑफ मोनूमेंट्स, they are depicts
that is called inscription, coins, you know. And second one is literary sources, साहित्यिक स्रोत. साहित्य क्या होता है? अब साहित्य के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. किस टाइप का साहित्य है भाई? साहित्य तो कुछ भी लिख दो वो साहित्य ही हो गया. अब वो साहित्य में किस पार्ट में आता है ये भी तो देखना होगा ना. फर्स्ट रिलीजियस लिटरेचर, सेकेंड सेक्युलर लिटरेचर मीन्स नॉन रिलीजियस, एंड थर्ड इज फॉरेनर अकाउंट. फर्स्ट जो है मीन्स इन रिलीजियस लिटरेचर, because in this literary sources people are used to write on some bark of the leaves and all that which we get in the writing form, like religious literature. What is religious literature? Because in ancient period people don't used to write history, they used to write their religious books, their religious culprits and all that. And in religious sources what comes? For example, Vedas, Upanishads, Puranas, रामायण, महाभारत एंड ऑल इज़ ऑफ रिलीजियस सोर्स. ये सब क्या हैं? ये सब हमारी धार्मिक चीज़ें हैं. रिलीजन मीन्स धर्म और रिलीजियस मीन्स धार्मिक. जो भी धार्मिक किताबें हैं जो भी धर्म से रिलेटेड, क्योंकि इन एंशियंट पीरियड पीपल डोंट वांट टू राइट देयर हिस्ट्री बिकॉज दे थिंक दैट द हिस्ट्री इज़ यूजलेस थिंग. वो हिस्ट्री राइट नहीं करना चाहते थे. वो क्या राइट करते थे? वो अपने रिलीजन के बारे में राइट करते थे, अपने धर्म के बारे में राइट करते थे. व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट गॉड वांट्स, हाउ वी सर्व हिम और हर in their religious books like वेदास, पुराणास, उपनिषदास. हमारे वेद, पुराण, उपनिषद जो हैं वो किस तरह के धर्म हैं? रिलीजियस. जब भी देखो कोई भी फास्ट होता है, कोई भी व्रत होता है, कुछ भी होता है तो हम रामायण, महाभारत, कथा जो भी सुनते हैं, पुराण, वो सब क्या होता है? वो सब हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं और वो रिलीजियस सोर्स के अंडर आते हैं. अब सेक्युलर लिटरेचर क्या हुआ? सेक्युलर लिटरेचर मीन्स नॉन रिलीजियस लिटरेचर. अब हर चीज़ तो धार्मिक तो होगी नहीं, हर चीज़ धर्म से रिलेटेड तो होगा नहीं. समथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, लाइक स्टोरीज एंड बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी, प्लेज एट्सेट्रा आर इन सेक्युलर लिटरेचर. मीन्स जो कि धार्मिक ना हो, नॉन रिलीजियस हो. और what is the example of secular literature? Through example we can know clearly, like बाणभट्ट हर्षचरित. बाणभट्ट की जो राइटिंग है हर्षचरित, हर्षवर्धन इज ए एम्परर एंड हर्षचरित. हर्षचरित क्या है? बाणभट्ट एक किताब लिखे हैं हर्षचरित और उस बुक में हर्षवर्धन के बारे में है. तो हर्षचरित क्या है? हर्षचरित कोई रिलीजियस बुक तो है नहीं, उसमें किसी धर्म के बारे में तो लिखा नहीं है. ये ज़रूर लिखा जा सकता है कि हर्षवर्धन कौन सा धर्म फॉलो करते थे, लेकिन पूरा उसमें धर्म के बारे में तो दिया हुआ नहीं है. तो क्या है? मीन्स वो धर्म से परे है, वो सेक्युलर है, वो सेक्युलर के अंदर आएगी. जो भी बुक, कोई भी स्टोरीज, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की जो भी हैं वो सब सेक्युलर लिटरेचर में आएगा. जो भी हम अपने बारे में राइट करें या हमारे बारे में कोई और राइट करे जिसमें रिलीजन इन्फ्लुएंस ना करे, वो क्या होती हैं? सेक्युलर बुक्स. जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? सेक्युलर है, क्योंकि उसमें धर्म के बारे में नहीं दिया है. और एंड व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ अर्थशास्त्र? इट इज़ द
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड। अर्थशास्त्र में मौर्यन पीरियड का जो है वो राजनैतिक व्यवस्था के बारे में हमें बताया गया है। तो अर्थशास्त्र क्या हुआ, रिलीजियस की सेक्युलर, सेक्युलर, गुड। एंड थर्ड वन इज फॉरेनर्स अकाउंट। फॉरेनर्स अकाउंट, फॉरेन अकाउंट नॉट स्टूडेंट्स, फॉरेनर्स अकाउंट, FOREIGNERS, ओके। फॉरेनर्स अकाउंट मीन्स विदेशी यात्रियों के विवरण। जैसे कि अब विदेशी यात्री किसे कहेंगे, जो विदेश से यहाँ आए उसको विदेशी यात्री कहेंगे ना। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज comes in India and he used to write about India in his book Indica। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में मेगास्थनीज जो हैं वो इंडिया आए थे और वो क्या किए कि अपनी बुक एक राइट किए इंडिका, जिसके बारे में वो अपने भारत यात्रा के बारे में भारत का विवरण राइट किए कि यहाँ पे किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप के पेड़ पौधे हैं, किस टाइप क्या कल्चर है। तो ये क्या होगा, ये फॉरेन अकाउंट्स, क्योंकि मेगास्थनीज इज़ अ फॉरेनर एंड ही राइटिंग अबाउट इंडिया बिकॉज he comes here, that's why we can also get some information from Megasthenes Indica of that period, that's why it comes in foreign accounts, foreigners account, okay। जैसे कि इस टाइम अगर हम देखें तो इस टाइम अगर कोई ट्रैवलर आया, सपोज दैट कि अभी यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई अकाल हुआ या फिर कोई डिजीज़ हुई, जैसे कि अभी कोरोना वायरस हुआ है। कोई भी इटली का, अमेरिका का कोई भी पीपल आएगा, कोई भी पर्सन आएगा, ट्रैवलर आएगा, फिर वो इंडिया के बारे में राइट करेगा कि इंडिया में जब कोरोना वायरस डिजीज़ थी तो किस टाइप के ट्रीटमेंट किए जा रहे थे, वहाँ पे किस टाइप के लोगों द्वारा किस टाइप का अनुशासन बरता जा रहा था, किस तरह से लोग रह रहे थे, कैसे उनको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा रही थी, ये सब वो राइट जब करेगा तो क्या हो जाएगा, फॉरेनर अकाउंट। और इसको जब 1000 years, आफ्टर 1000 years और आफ्टर 100 years, आफ्टर 50 years जब कोई पढ़ेगा, कोई बच्चा उठा करके उस बुक को, तो उसको पता चलेगा ना कि 50 years पहले इंडिया में कोरोना वायरस नाम की कोई डिजीज़ आई रही होगी, फिर उसमें ऐसे ऐसे ये किया गया रहा होगा। तो इन्फॉर्मेशन उस ट्रैवलर की बुक से मिल रही है हमें, तो वो भी तो एक सोर्स हुआ, क्योंकि वो भी यहाँ आया है और देखा है, जो राइट किया है। तो ये क्या हुआ, फॉरेनर्स अकाउंट, ठीक है। मीन्स लिटरेरी सोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रिलीजियस सोर्स, रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर मीन्स नॉन रिलीजियस, एंड फॉरेनर्स अकाउंट। नाउ और ये सब जितने भी हैं, because they are directly connected to the evidence, that's why all these are a primary source। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जो कि किसी भी इवेंट से डायरेक्ट कनेक्ट हो, डायरेक्ट उसको देखा हो, डायरेक्ट उसको फील किया हो, वो क्या होगा, प्राइमरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स में आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में उस टाइम के क्या मोनूमेंट्स, रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, रिलीजियस बुक्स, सेक्युलर, नॉन सेक्युलर, फॉरेनर अकाउंट्स जो भी मिल रहे हैं, वो डायरेक्ट यहाँ मेगास्थनीज डायरेक्ट यहाँ आकर के राइट कर रहा है, इसलिए उसकी बुक क्या है, प्राइमरी सोर्स है। क्योंकि मेगास्थनीज आया भारत और उसको जो दिखा, जैसा वो फील किया, उसको वैसे वो अपनी बुक में राइट किया, मीन्स इट इज़ फॉरेनर अकाउंट। अब हम अगर यहाँ बैठ करके चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में मेगास्थनीज की बुक इंडिका पढ़ करके राइट करें, तो मेरी बुक क्या होगी, सेकेंडरी सोर्स। वाई, बिकॉज आई एम डिपेंड ऑन द बुक ऑफ मेगास्थनीज, दैट्स वाई माई बुक इज सेकेंडरी सोर्स।
जैसे कि जो भी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ऑल दैट, ये सब क्या हैं? सेकेंडरी सोर्स हैं। जैसे जो हम लोग हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं अभी, NCERT हो, जो भी हम लोग की बुक्स हैं, कोई भी, उस वो सब क्या हैं? वो सब सेकेंडरी सोर्स हैं। वाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर हिस्टोरियन इज डिपेंड ऑन द प्राइमरी सोर्स। वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स देखा, मोनूमेंट्स देखा, इंस्क्रिप्शंस पढ़ा, कॉइन्स पढ़ा, देखा, फिर रिलीजियस लिटरेचर पढ़ा, सेक्युलर लिटरेचर पढ़ा, फॉरेनर अकाउंट पढ़ा, तब जाकर के उसको उस इवेंट के बारे में पता चला। अब हम यहाँ बैठे हैं और हमें ये बैठ करके पता तो नहीं चलेगा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में क्या था, अशोका के पीरियड में कैसा रहा होगा। ये हम सोच सकते हैं, पर कैसे? आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स के बेस पे। क्लियर? अब पता चल गया ना कि व्हाट इज प्राइमरी सोर्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स which is direct connect with the event, and secondary source which is depend on the primary source, that is called secondary source. Okay, the next slide is time frame. Students, it is very important part of history, time frame. अब हम टाइम फ्रेम कैसे करें, क्योंकि हमें बहुत टाइम पहले का भी चीज़ मिला है और बहुत टाइम बाद का भी मिला है। फिर टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। यू कैन से दैट टाइम फ्रेम इज़ द हार्ट ऑफ हिस्ट्री। बिना टाइम का हम हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ सकते हैं। अब हिस्ट्री को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, और 2 पीरियड्स के बीच में क्या है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन दिस डायग्राम यू कैन सी ऑन जीरो ऑन द मिडिल, ये ब्लू और वाइट के जो बीच में है, देखो इसे, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन जीरो। जीसस क्राइस्ट का जब से बर्थ हुआ है, उनके बर्थ को एक इन parameter, Jesus Christ birth is the parameter of, we take it in parameter, and in our previous slide, in this we take the Jesus Christ birth as a parameter, and after his birth we count in AD, means in the full form you can see Anno Domini, means कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम एडी में राइट करते हैं, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ का जो टाइम फ्रेम होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम BC, यहाँ पे 300 AD मिस्टेक्स राइट हो गया है, से 100 BC, 200 BC, 300 BC। तो BC जो होता है, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, दैट पीरियड इज कॉल्ड BC, एंड विच इज आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट इज कॉल्ड AD। जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम पैरामीटर मान लिए, उनके बर्थ के बाद से जो टाइम पीरियड हम देखे उसको हम AD में राइट किए, और जो उसके पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम उसको BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, एंड AD मीन्स एनो डोमिनी इन फुल फॉर्म, BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी। एंड नाउ इन CE मीन्स कॉमन एरा, BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। अब हम BC AD नहीं राइट करते हैं, ये बहुत ओल्ड फैशन हो गया है। अब ये जो रिसेंट कल्चर आ रहा है हमारा, रिसेंट राइटिंग्स आ रही हैं, उसमें अब तुम्हारी बुक्स में CE और BCE मैक्सिमम रिटन मिलेगा, और अगर BC AD मिलेगा तो भी समझ लेना BC एंड BCE इज सेम। BC before Christ and BCE before common era, both are same, and AD Anno Domini and CE common era। चाहे तो as you want, it is on your want that you want to write CE or you write to want AD, means AD CE both are same thing, and BC BCE both are same thing। Okay, in next slide, remember it students, history is the systematic record of past events. History is studied through different sources, primary and secondary source, and primary source is also divided into 2 parts, archaeological source, literary source. Archaeological source is divided into 3 parts,
archaeological remains and monuments, inscription and coins. And literary source is divided into three parts, that is religious literature, secular literature, and foreigners account. Okay. And third point is geographical divisions influence history and the shaping of the culture of a particular region. geographical divisions जो होते हैं वो भी हिस्ट्री को बहुत प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और वहाँ पर्टिकुलर रीजन के कल्चर को भी. ओके. द नेक्स्ट now the time of task for today. Write and learn the definitions of history. What is the definition of history? Define archaeology. A person who studied archaeology is known as, here is fill in the blanks. What is the difference between manuscript and inscription? Learn about sources. Okay. Thank you, students. Stay home, stay safe, keep learning.